हैदराबाद की आला अदालत यानी हाई कोर्ट में आमद के दौरान हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ को एक गैर मुतवक्के और तल्ख तजर्बे का सामना करना पड़ा। अदालत आलिया के दाखिली रास्ते पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने कानून और कवायद की पासदारी करते हुए कमिश्नर की गाड़ी को वीआईपी गेट नंबर 6 से दाखिल होने से रोक दिया। सिक्योरिटी अमले ने मौसूफ को वाज़ेह हिदायत की कि वो मखसूस वीआईपी रास्ते के बजाय आम शहरियों के लिए मुकर्रर करदा गेट नंबर 4 का इस्तेमाल करे। इस हिदायत के बाद हाइड्रा कमिश्नर ने बगैर किसी एतराज़ के सिक्योरिटी एहलकारों के अहकामात की तामील की और गाड़ी को गेट नंबर 4 की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने आम आवाम की गाड़ियों के लिए मखसूस पार्किंग के इलाके में अपनी गाड़ी पार्क की और वहां से प्यादा यानी पैदल ही हाई कोर्ट की इमारत की तरफ रवाना हो गए। आला तरीन उहदे पर फाइज अफसर के साथ पेश आने वाले इस सनसनीखेज वाक़ये की खबर हाई कोर्ट के अहाते में फैलते ही तमाम सरकारी और कानूनी हलकों में ज़बरदस्त चर्चा शुरू हो गया। अदालत में मौजूद आम शहरियों ने सिक्योरिटी एहलकारों के इस गैर जानिबदाराना तर्ज़ अमल और उसूलों की बराबरी के अक़दाम पर शदीद हैरत और इत्मीनान का इजहार किया। इस वाक़ये ने यह पैगाम आम किया कि कानूनी और अदालती इहाते में सिक्योरिटी के तमाम ज़वाबित का इतलाक़ हर ख़ास व आम शहरी पर यकसा तौर पर होता है। हाइड्रा के कमिश्नर रंगनाथ ने एक अहम इंकिशाफ करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण की ज़मीन झेल की ज्योगैल हद यानी FTL के अहाते में आती है। उन्होंने तफसीलात बताते हुए कहा कि पवन कल्याण ने साल 2014 में जानोड़ा में वाक़ई कोडीचरुआ यानी झेल के इलाके में चंद एकड़ ज़मीन खरीदी थी। कमिश्नर के मुताबिक इस खरीदी गई ज़मीन का तकरीबन 6 से 7 एकड़ का बड़ा हिस्सा झेल की कुदरती झेली हद यानी FTL के अंदर वाक़ई है, जबकि खरीदी गई कल ज़मीन में से सिर्फ 3 से 4 एकड़ का बकिया हिस्सा ही इस झेल की तहफ़्फ़ुज़ शुदा हद से बाहर मौजूद है। कमिश्नर रंगनाथ ने निशानदेही की कि झेल के अंदरूनी हिस्से में खारदार बाड़ लगाई गई है, जो कि माहौलियाती और कानूनी ज़वाबित की खिली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कानून के मुताबिक किसी भी झेल या तालाब के कुदरती पानी के रास्ते और झेली हिस्से में बाड़ लगाने की सख्त मुमानात है। हाइड्रा कमिश्नर के इस सनसनीखेज बयान के बाद रियासत के सियासी और अवामी हलकों में शदीद बहस और हलचल शुरू हो गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत माहौलियात और आबी ज़खायर की हिफाजत के लिए तमाम गैर कानूनी इक़दामात और तजावुज़ात के खिलाफ यकसा कार्रवाई करेगी। भारत राष्ट्र समिति के वर्किंग सदर KTR ने मौजूदा हुकूमत की शदीद लापरवाही और बेहिस्सी पर तुंद और तेज़ तनकीद करते हुए गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी गफलत की वजह से अपना अनाज बेचने के लिए कई दिनों से इंतजार करने वाले किसानों पर अचानक दीवार गिरने से 4 बेगुनाह किसानों की जान चली गई। इस अलमनाक हादसे के बाद हमारे BRS रहनुमाओं जीवन रेड्डी और दिवाकर राव ने मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए 8 घंटे तक मुसलसल धरना दिया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि इतने बड़े एहतजाज के बावजूद हुकूमत के कानों पर जूं तक न रेंगी और इंतजामिया की तरफ से कोई मुस्बत रद्द अमल सामने नहीं आया। बिलाखिर दबाव में आकर हुकूमत ने इमदाद का वादा तो किया, लेकिन अब तक कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुतासिरा खानदानों को 1 रुपया भी फराहम नहीं किया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस कठिन वक्त में किसानों का साथ देने के लिए BRS पार्टी हर मुमकिन तौर पर पेश रहेगी। इसी अज़्म के तहत BRS पार्टी की तरफ से जान बहक होने वाले हर किसान के अहल खाना को 5 लाख रुपए का मालियाती चेक फराहम किया गया है। KTR ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर अपने तमाम वादे पूरे करे और रियासत के तमाम किसानों को अनाज की खरीदी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల తెచ్చిన ధాన్యాన్ని 30 రోజులు 60 రోజులు కొనేటోడు దిక్కులేడు, సంచులిచ్చేటోడు దిక్కులేడు। ఈ దిక్కు దివానం లేని ప్రభుత్వంలో అన్నదాతకు మరి దిక్కులేని పరిస్థితి వస్తే ఆ పంటను కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో ఆ కొనుగోలు కేంద్రం దగ్గరే కాపుగా చిన్నప్పుడు గోడ కూలితే 4 రైతులు చనిపోవడం జరిగింది। 4 రైతులు చనిపోతే ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు, ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించిన BRS పార్టీకి సంబంధించిన నాయకత్వం, మాజీ ఎమ్మెల్యే మా దివాకర్ రావు గారు, మా జీవన్ రెడ్డి గారు, మాజీ మంత్రి గారు 8 గంటలు ధర్నా చేసినా దున్నపోతు మీద వానబడ్డట్టు ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన రాలే। చివరికి ఏదో మొక్కుబడిగా ఒప్పుకున్నారు, చూస్తాం చేస్తాం ఒప్పుకున్నారు, కానీ ఈ రోజు వరకు దాదాపు 2.5 నెలలు గడిచిపోయినా స్పందన లేదు। కనీసం మానవత్వం అనే ఒక ఆలోచన కూడా లేదు। మరి ఈ 4 చనిపోయిన తర్వాత, అర్ధాంతరంగా వారి జీవితాలు ముగిసిపోయిన తర్వాత నాకు దివాకర్ రావు గారు, జీవన్ రెడ్డి గారు కలిసి ఫోన్ చేసినారు।
అన్నా మరి పార్టీ తరఫున మనమన్నా ఏమన్నా చెప్పాలి, ఎందుకంటే రైతులు ఈ రకంగా ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు, వారికి అండగా నిలబడాలన్నారు. ఆ రోజు మేము వరంగల్లో ఉన్నాం, రైతు సదస్సు, అక్కడ రైతు సంగ్రామ సదస్సు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. అదే రోజు ఈ బాధాకరమైన సంఘటన జరిగింది. వెంటనే ప్రకటించినాం, కేసీఆర్ గారిని అడిగితే మంచిర్యాల జిల్లాలో జరిగిన ఈ విషాదానికి పార్టీ తరఫున తప్పకుండా మనం అండగా నిలబడదాం, ఒక్కొక్క రైతుకు 5 లక్షల రూపాయలు వెంటనే ప్రకటించండి అని చెప్పి కేసీఆర్ గారు చెప్పినారు. చెబితే भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने देवादोला अवपाशी मंसूबे पर मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वुज़रा ने 8 दिन पहले ही देवादोला के तमाम मोटरों को फौरी तौर पर चालू करने का बड़ा वादा किया था। बीआरएस रहनुमा ने इल्जाम लगाया कि अब तक 10 मोटरें शुरू ही नहीं हो सके और जहां पहले 7 मोटरें चलती थीं वहां अब सिर्फ 5 चलाई जा रही है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि बालिफियस रिजर्वायर भरने और 38 टीएमसी पानी उठाने के लिए दिए गए सरकारी वादों का क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के बुलंद बांग दावों और झूठे वादों पर भरोसा करके किसानों ने अपनी फसलों के लिए नर्सरियां तैयार कर ली थीं, लेकिन अब उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। पानी की फराहमी में इस शदीद नाकामी की वजह से रियासत के हजारों किसानों की तैयार करदा फसलें और उनकी मेहनत मुकम्मल तौर पर बर्बाद होने के दहाने पर पहुंच चुकी है। हरीश राव ने हुकूमत से फौरी तौर पर तमाम मोटरों को मुकम्मल सलाहियत के साथ चालू करने और मुतासिरा किसानों को अवपाशी का पानी फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया। ఇక రేపే స్టార్ట్ 10 మోటార్లు అన్నారు. 13వ తారీఖు నాడు చెప్పింది, ఇవాళ ఎంత 21, ఆల్మోస్ట్ 8 రోజులైంది, ఇప్పటికీ 10 మోటార్లు స్టార్ట్ కాలే. జోక్ ఏంటంటే వీళ్ళు పోయినాడు 7 నడిచినాయి, వీళ్ళు రాగానే 5 అయినాయి. మళ్ళా వీళ్ళు పోయినాడు ఆ రోజు ఒక్కరోజు 7 నడిపిండ్రు, తెల్లారికెళ్ళి 5 మోటార్లు అయినాయి. ఇక ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి నరికిండు కదా అంటే రేపటి నుంచి సిఈ గారు 10 నడవాల్సిందే, నేను ఆదేశం ఇస్తున్నా అన్నాడు. ఏం చెప్పిండో మీరు విన్నారు. మొత్తం 22 రిజర్వాయర్లు నింపుతాం, 38 టీఎంసీల నీళ్లు ఎత్తుతాం, ప్రతి ఎకరానికి నీళ్లు ఇస్తాం. వీళ్ళ మాటలు నమ్మి రైతులు బాబు ఫోటో నార్మల్ పోసుకున్నారు. మంత్రి కదా చెప్పింది, నీళ్ల మంత్రి కదా చెప్పింది, జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కదా చెప్పింది. వీళ్ళ మాటలు నమ్మి నార్మల్లు పోసుకుంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, నీళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, నీళ్ళు ఎత్తడం లేదు, రైతాంగానికి నీళ్ళు ఇవ్వడం లేదు. ఇలా పరిస్థితి ఏంటంటే మొత్తం నార్మల్లు ముదిరిపోతా ఉన్నాయి. साबिक रुकन पार्लिमान कलवाकंटला किलोता ने हुकूमत से जोरदार मुतालबा किया है कि वो तेलंगाना तहरीक के तमाम मुजाहिदीन और कारकुनों की मुकम्मल सरपरस्ती और मदद करे। हैदराबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने ज़िला महबूब आबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक के सरगर्म रहनुमाओं राजेश नाइक और यकूब रेड्डी की अजीम कुर्बानियों का बिलखुसूस जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि वरंगल में एहतजाजी मुजाहरे के दौरान ये दोनों रहनुमा का दार झाड़ियों पर गिर पड़े थे, जिसकी वजह से उन्हें शदीद जिस्मानी तकलीफ और तकालीफ का सामना करना पड़ा था। कलवाकंटला किलोता ने कहा कि उन जैसे बेशुमार जियालों और जांबाजों ने अपने खून और पसीने से जिदोजहद करके अलग रियासत तेलंगाना का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया था। उन्होंने अफसोस जाहिर किया कि जिन लोगों ने रियासत की तश्कील के लिए अपनी जानों को खतरे में डाला, उन्हें आज अपने हुकूक के लिए सड़कों पर एहतजाज करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो उन बहादुर कारकुनों की तकालीफ का फौरी नोटिस ले और उन्हें हर मुमकिन माली और इखलाकी इमदाद फराहम करे। उन्होंने वाज़े किया कि तहरीक के मुजाहिदीन की कुर्बानियों को फरामोश करना रियासत के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, लिहाजा हुकूमत को उनकी देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किलोता ने कहा कि बीआरएस पार्टी हमेशा तेलंगाना के मुजाहिदीन और उनके खानदानों के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी और उनके हुकूक की जंग लड़ती रहेगी। నేను అనేక మందిని చూసినా అన్న, రాజేష్ నాయక్ అని ఒక మహబూబాద్కి సంబంధించినటువంటి తమ్ముడు, యాకూబ్ రెడ్డి అని ఇంకో తమ్ముడు, వాళ్ళు ఆనాడు వరంగల్లో డైరెక్ట్గా ముళ్ళకంప మీద పడితే పొట్ట మొత్తం చీరిపోయి వాళ్ళ బతుకులంతా కూడా ఆగమైన పరిస్థితి ఉంది. అటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది మనకు తెలుసు. వాళ్ళకి సపరేట్గా గుర్తింపు ఇవ్వమని అడగడం కూడా ఒక రకంగా వారిని చిన్నగా చేయడమేమో, ఒక్కసారి ఆలోచించమని నేను కోరుతా ఉన్నా. మనకి ఇది ఒక బైబిల్లాగా, ఒక సూచిలాగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్డర్ ఉంది కాబట్టి దయచేసి దీన్ని చూడాలని నేను తెలియజేస్తున్నా ఉన్నాను. అట్లనే లాస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఆర్ లోకల్ బాడీ ఎంప్లాయ్మెంట్ డ్యూ టు పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్, దానికి కూడా రూల్ పొజిషన్ ఉందన్న. మన దగ్గర 2 కానిస్టేబుల్ మనకు డైరెక్ట్గా
कैलिफोर्निया में पेश आए एक दर्दनाक और भयानक सड़क हादसे के बाद अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के याकूतपुरा से रुकन असेंबली जफर हुसैन मेराज ने सईद आबाद में मुतासिरा शख्स शेख नवीद के मकान का दौरा किया। इस अलमनाक हादसे में शेख नवीद की ज़ौजा और उनके 2 मासूम बच्चों की बेवक्ती और अलमनाक मौत वाक़ई हो गई थी, जिससे पूरा खानदान और इलाका गहरे सदमे में डूब गया। रुकन असेंबली ने गमज़दा अहलखाना और रिश्तेदारों से मुलाकात करके उनसे गहरे दुख और तज़ियत का इजहार किया और इस अजीम सदमे को बर्दाश्त करने के लिए उनकी हिम्मत बंधाई। उन्होंने सुगवार खानदान को हर मुमकिन मदद और मुकम्मल ताआन की यकीन दहानी करवाई और कहा कि मजलिस इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा उन्होंने मैतों को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने और कानूनी उमूर को आसान बनाने के लिए तमाम तर सिफारती और सरकारी इक़दामात की कोशिशों की भी यकीन दहानी करवाई। इस अचानक हादसे और मासूम जानों के तलफ होने की खबर मिलते ही पूरे इलाके और रिश्तेदारों में शदीद गम व अंदों की लहर दौड़ गई है और हर कोई गमज़दा खानदान के लिए दुआगो है। क्या है व्हाट इज रिलेशन पूछे रिलेशन हम जैसा रिलेटिव से ही इज सीरियस बच्चे भी सीरियस है बहुत ही दुख भरा हादसा कैलिफोर्निया अमेरिका में पेश आया। जैसे ही इत्तला मिली मैं यहाँ सईदाबाद कॉलोनी के अंदर यहाँ पर आया। हमारे बुज़ुर्ग जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए सेल टैक्स ऑफिसर शेख अब्दुल सईद साहब थे जो रिटायर्ड हुए, उनके साहिबजादे शेख नवीद साहब जो साइंटिस्ट थे यहाँ आरआर लैब में भी काम किए, दीगर जगह भी करने के बाद पीएचडी के लिए अमेरिका कैलिफोर्निया गए थे। वहाँ पे अपने सर्विस के अंजाम दे रहे थे। 2 दिन पहले छुट्टी की तरफ से उन्होंने अपनी फैमिली के साथ अपनी अहलिया और बच्चों के साथ में निकले थे, मगर वहाँ पे एक हादसा पेश आया। कार एक्सीडेंट के अंदर उनकी अहलिया जिसका नाम नाजिया सलमा है, उनकी उम्र करीब 45 साल है, उनका इस हादसे में इंतकाल हुआ और उनका लड़का हाफिज़ उमर जो हिफ्ज़ करा हुआ है 10 साल का बच्चा, उसका इंतकाल हुआ। और नेहा शेख शहर हैदराबाद के प्रेस क्लब के पास सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस के कारकुनों ने इकट्ठे होकर एक बड़ा एहतिजाजी मुजाहरा किया और लोक भून का घेराव करने के लिए चुल्लू लोक भून की काल दी। अपनी तहरीक के हिस्से के तौर पर तंजीम के तमाम कारकुनों ने इकट्ठे होकर एक एहतिजाजी रैली की शक्ल में लोक भून की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद और एहतिजाज को देखते हुए पुलिस की भारी नफरी फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस की जानिब से रास्ते में रुकावटें खड़ी करके मुजाहिरीन को रोके जाने पर पुलिस और कारकुनों के दरमियान शदीद बहस व तकरार हुई, जिससे कशीदगी फैल गई। एहतिजाज के दौरान माहौल में शदीद तनाव पैदा हो गया, जबकि पुलिस ने कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में लेकर हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की। इस एहतिजाज की वजह से इलाके के अर्द गिर्द की सड़कों पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की आमद और रफ्त सख्त मुतासिर हुई और अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत तेलंगाना के ज़िला महबूब आबाद में वाक़ JNTUH इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा और तालिबात ने शदीद पीने के पानी की किल्लत और हॉस्टल की नाक़िस बुनियादी सहूलियात के खिलाफ एहतिजाज करते हुए क्लासों का मुकम्मल बाइकआउट किया। मुजाहिरीन ने शदीद बिरहमी का इजहार करते हुए बताया कि हॉस्टल में 30 तलबा के लिए सिर्फ एक ही बैत उल खला दस्तयाब है, जिसकी वजह से उन्हें रोज़मर्रा की ज़रूरियात में शदीद मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने कहा कि उन्होंने इस संगीन मामले और बुनियादी मसाइल से मुताल्लिक़ कॉलेज के प्रिंसिपल और आला इंतज़ामिया को बारहा तहरीरी तौर पर आगाह किया, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई तवज्जो नहीं दी।
इस मजबूरी की हालत में तलबा ने तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करके कॉलेज के अहाते में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। तलबा ने हुकूमत और यूनिवर्सिटी हुक्काम से फौरी तौर पर पीने के पानी का मुस्तकिल हल निकालने और मजीद नए बैत-उल-खला की तामीर का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने वाज़े किया कि जब तक हॉस्टल के तमाम बुनियादी सहूलियाती मसाइल को हल नहीं किया जाता तब तक उनका ये पुरअमन एहतजाज और क्लासों का बाइकॉट मुसलसल जारी रहेगा। इस एहतजाज की खबर फैलते ही तालीमी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई और तलबा के वालिदैन ने भी बच्चों के मुतालिबात की हिमायत की है। यूनिवर्सिटी के आला हुक्काम ने हालात की संगीनी को देखते हुए फौरी तौर पर मामले की तफ्तीश और मसले को जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई है। पार्लियामेंट के अहाते के बाहर कांग्रेस की रुकन पार्लिमान रेणुका चौधरी ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान के सामने मरकजी हुकूमत पर शदीद और तुंद तेज हमले किए। उन्होंने जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा और किसानों पर पुलिस की जानिब से किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल पर शदीद गुस्से और बिरहमी का इजहार किया। कांग्रेस रहनुमा ने मौजूदा हुकूमत को मुकम्मल तौर पर नाकाम और नाअहल करार देते हुए कहा कि मासूम और नहत्ते बच्चों और नौजवानों पर तशद्दुद करना जुल्म और राकिशेत की इंतहा है। उन्होंने मरकजी हुकूमत की पुलिस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने के बजाय ताकत के जोर पर मुजाहिरीन की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। ताहम इस शदीद हंगामे और तनकीद के दौरान मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने रेणुका चौधरी के तमाम एतराज़ात और तबसरों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। वो बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से अपना मोबाइल फ़ोन देखते हुए वहां से आगे निकल गए। पार्लियामेंट के बाहर पेश आने वाले इस सनसनीखेज और तल्ख वाक़ये की वीडियो और खबरें तेज़ी से वायरल हो गईं और सियासी हलकों में बहस का मरकज़ बन गईं। अपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत के इस रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए किसानों और तलबा के मुतालिबात को फौरी तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया है। चलाते बच्चों पर कायर कौन कहीं के ये सरकार यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। बच्चों पे लाठी चलाने वाली डरपोक होती है बहादुरी। ये बच्चों के हत्यारे हैं। 21 बच्चे मार लिए उसके बाद गैस। दिस आई वोंट टॉलरेट। यस, कि बच्चों पे टीयर गैस चलाए। 20 बच्चे मार के इनका दिल नहीं भरा। हाँ नहीं, राक्षस कहीं के। कोटला बस स्टैंड से एक नामालूम बदमाश ने रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की एक खड़ी बस को चराया और मौका से तेजी से फरार हो गया। इस सरकश शख्स ने इंतहाई तेज रफ्तारी और लापरवाही से बस चिल्लाते हुए रास्ते में मुतअद्दिद गाड़ियों और पुलिस की एक गाड़ी को भी शदीद टुक्कर मार दी। इस जबरदस्त टुक्कर और बेकाबू ड्राइविंग के नतीजे में सड़क पर मौजूद कई राहगीर और सवार अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिससे इलाके में हंगामा मच गया। जब ये बस निजामाबाद की तरफ तेज रफ्तारी से जा रही थी तो हनुमान मंदिर के करीब सड़क के एक बड़े गड्ढे में जाकर फंस गई और रुक गई। बस के रुकते ही मुलजिम फौरन बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछा करने वाली पुलिस टीम ने इसे मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस एहलकारों ने बगैर किसी ताखीर के इस गिरफ्तार ड्राइवर को फौरी तौर पर मैटपली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके वाक़ये की तफसीली तहकीकात शुरू कर दी है ताकि इस सुरकत और लापरवाही की असल वजह मालूम की जा सके। इस सनसनीखेज वाक़ये और गाड़ियों की तबाही के बाद पूरे इलाके के शहरियों में शदीद खौफ और हैरत की लहर फैल गई। हैदराबाद के मीरपेट इलाके में पीर की रात हिस्ट्री शेटर नंदन विम सौरी का पुरानी दुश्मनी और इंतकाम के नतीजे में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक सौरी अपनी दूसरी बीवी के छोटे भाई की सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए गया था, जहां सलमान का भाई अफरोज भी पहुंच गया। अफरोज ने पहले सौरी की आंखों में काली मिर्च का स्प्रे किया और फिर इस पर चाकू से मुसलसल और मुहलिक हमले किए, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। इंतहाई तशवीशनाक हालत में इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने इसकी मौत की तस्दीक कर दी।
पुलिस को शुबा है कि यह कत्ल देरीना खानदानी तनाज़ा का नतीजा है, क्योंकि सौरी अपनी पहली बीवी और साले सलमान के कत्ल केस का बुनियादी मुल्जिम था और उस पर कई दीगर मुकदमात भी दर्ज थे। मीरपेट पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है और फरार मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खास टीमें कार्रवाई कर रही है। जिला रंगा रेड्डी के शमशाबाद में अलिफाटर रंग रोड सर्विस रोड पर एयरपोर्ट कॉलोनी पिल के करीब एक नौजायदा बच्ची को सफेद रंग के बैग में लावारिस हालत में पाया गया। मकामी शहरियों की जानिब से इमरजेंसी हेल्पलाइंसों पर इत्तला मिलते ही RGIA पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर मासूम बच्ची को बहिफाजत तहवील में ले लिया। पुलिस ने फौरी तौर पर बच्ची की सेहत की देखभाल और मुआयने के लिए इसे करीबी हस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने इब्तिदाई इलाज फराहम किया। तिब्बी मुआयने के बाद बच्ची को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए सरकारी बहबूद के इदारे शशुवहार मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के आला अफसरान ने इस बेहिस वाक़ये का सख्त नोटिस लेते हुए बच्ची को छोड़कर जाने वाले संदिल वालिदैन का पता लगाने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इस मकसद के लिए पुलिस इलाके के तमाम CCTV कैमरों की फुटेज का बारीक बीनी से जायजा ले रही है ताकि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा सके। रियासत आंध्रा प्रदेश के ज़िला उनिकुपली के मुक़द्दस और मजहबी मकाम पंचदीरुला में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ YSRCP की तरफ से की गई चुल्लू पंचदीरुला तहरीक के दौरान हालात इंतहाई कशीदा हो गए। साबिक वज़ीर गोडेवोड़ा अमरनाथ ने हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया कि इस मुक़द्दस मजहबी और तारीख़ी मकाम को फौरी तौर पर ममनुआ कानकनी इलाका करार दिया जाए। उन्होंने मकामी रुकन पार्लिमान CM रमेश पर शदीद तनकीद करते हुए उन्हें बदउनवानी का मुजस्समा करार दिया और उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने सख्त अल्फाज में खबरदार किया कि अगर मुक़द्दस मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचाया गया तो वो परवरदिगार और भगवान शिवा अपनी तीसरी मुख खोलकर उन तमाम जालिमों को राख बना देंगे। इस एहतजाजी तहरीक के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिससे ज़बरदस्त तकरार हुई। YSRCP के कारकुनों ने हुकूमत और मकामी रहनुमाओं के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और गैर कानूनी कानकनी को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। इस कशीदगी की वजह से इलाके में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल नाजुक हो गई और मकामी शहरियों में शदीद तशवीश फैल गई। YSRCP रहनुमाओं ने वाज़े किया कि जब तक इस मुक़द्दस इलाके में तमाम तर गैर कानूनी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो जाती, उनकी ये अवामी जिदोजहद मुसलसल जारी रहेगी। మీడియా మిత్రులు ఉన్నారు. CM రమేష్ అంటే CM ఇంటి పేరు ఎవరికైనా తెలుసా అడుగుతా ఉన్నారు. CM అంటే ఎవరికి తెలియదు. CM అంటే కరప్షన్ మ్యాన్ రమేష్. ఆయన ఇంటి పేరులోనే అవినీతి పెట్టుకొని మన దగ్గరకు వచ్చాడు. అది మనం గమనించలేదు, ఓట్లేసి గెలిపించాం. ఈరోజు కొండలు దోచిపోతా ఉన్నాడు. గుడిని గుళ్ళ లింగాన్ని దోచుకుపోయేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం. నిన్న మొన్న చూసాం, అనకాపల్లి నుంచి అయోధ్యకి రైలు వేసాడంట. ఇక్కడ గుడిని గుళ్ళ లింగాన్ని మింగేశాడు. అక్కడ అయోధ్య రాముణ్ణి। रियासत आंध्रा प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में अचानक दिल का दौरा पड़ने से बेवक्ती मौत वाक़ई हो गई। पिल्लाडो जिला के गिरजाला मंडल के रायदी गांव से ताल्लुक रखने वाला 34 साला रवि तीजा साल 2019 में आला तालीम के हुसूल की गरज से अमेरिका गया था। तालीम की तकमील के बाद इसने मेहनत के बिल बोते पर एक नामवर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मुलाजमत हासिल की और ओहायो के शहर क्लीवलैंड में मुकीम था।
रवि तीजा ने हाल ही में अमेरिका में एक नया मकान खरीदा था और गृह प्रवेश यानी घर की इफ्तिताही तकरीब के लिए अपने वालिदैन को भी हिंदुस्तान से बुलाया था। इस महीने की 18 तारीख की रात जब तमाम अहल खाना इकट्ठे बैठकर रात का खाना खा रहे थे तो रवि तीजा के सीने में अचानक शदीद दर्द उठा। परेशान हाल खानदानी अफराद ने बगैर कोई वक्त ज़ाय किए इसे इलाज के लिए फौरी तौर पर करीब के एक अस्पताल में दाखिल करवाया। डॉक्टरों ने हंगामी बुनियादों पर उसकी सर्जरी की लेकिन इसकी हालत मुसलसल बिगड़ती गई और 19 तारीख को इसने आखिरी सांस ली। इस नौजवान और होनहार इंजीनियर की नागहानी मौत की खबर मिलते ही उसके आबाई गांव और रिश्तेदारों में शदीद गम व अंदों की लहर दौड़ गई है। अमेरिका के नार्दर्न केंटकी हवाई अड्डे पर कालेटा एयर के एक तैयारे का खौफनाक हादसा होने से बाल बाल बच गया। लजीज और लैंडिंग के वक्त तैयारे का पिछला हिस्सा रनवे से शदीद ताकत के साथ टकरा गया जिसकी वजह से जबरदस्त चिंगारियां निकलने लगी। इस खतरनाक और हंगामी सूरत-ए-हाल को देखते ही परवाज के पायलट ने जबरदस्त होशियारी और महारत का मुजाहरा करते हुए तैयारे को फौरी तौर पर दोबारा फिजा में बुलंदी पर उठा लिया। पायलट ने कुछ देर फिजा में चक्कर लगाने के बाद तमाम हालात पर काबू पाकर तैयारे की दोबारा बिल्कुल महफूज लैंडिंग करवाई। इस खुश आइंद बात यह रही कि इस अचानक और ख़तरनाक वाक़ये के दौरान तैयारे में मौजूद तमाम मुसाफिर और अमले के अरकान मुकम्मल तौर पर महफूज रहे और किसी को कोई चोट नहीं आई। हादसा टलने और तैयारे की महफूज लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट इंतज़ामिया और तमाम मुसाफिरों ने सुकून की सांस ली। इस हंगामी वाक़ये के बाद हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए सिक्योरिटी और इमरजेंसी टीमों को मुकम्मल अलर्ट पर रख दिया गया था ताकि किसी भी नागहानी आफत से निपटा जा सके। मुताल्लिका हुआ बाजी के आला हुक्काम ने इस तकनीकी हादसे की बुनियादी वजह मालूम करने के लिए फौरी तौर पर बाकायदा तफ्तीश का हुक्म जारी कर दिया है। Holy tail strike. तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी से बगावत करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ इंतहाई सख्त और हतमी मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़े कर दिया है कि मुनहरिफीन को दोबारा पार्टी में शामिल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक अहम इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गद्दारी करने वाले रहनुमाओं के लिए तृणमूल कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उन्होंने बागी रहनुमाओं को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि अगर उनमें ज़रा सी भी हिम्मत और सियासी जुर्रत है तो वो फ़ौरन तृणमूल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुखालिफिन बीजेपी के टिकट पर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लें और मैदान में उतरकर अपनी सियासी ताकत और अवामी हिमायत का मुजाहरा करें। ममता बनर्जी ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ बेवफाई की है उन पर आइंदा कभी एतमाद नहीं किया जाएगा। उन्होंने वाज़े किया कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों को हरगिज़ मुआफ़ नहीं किया जाएगा और ऐसे मुफाद प्रस्त अनासिर के निकल जाने से तृणमूल कांग्रेस मज़ीद मजबूत और मुनज़्ज़म होगी। ममता बनर्जी के इस जारहाना और तुंद व तेज़ बयान के बाद मग़रिबी बंगाल के सियासी हलकों और बागी रहनुमाओं की खैमागाहों में शदीद हलचल और तशवीश फैल गई है। बीजेपी पासवालिश ना होए चैलेंज बीजेपी जान बीजेपी डायरेक्ट করুন আমার কোনো আপত্তি নেই যত যাবে তত আমি খুশি হব আর সেই জায়গাটা পূরণ করার জন্য আমার ছাত্র আছে আমার যুব আছে আমার পুরনোরা আছে আমার নতুনরা আছে যারা ভরে দেবে কানায় কানায় পূর্ণ করে দেবে পরিষ্কার জেনে রাখুন সরকার চালাতে গেলে কতগুলো ডিসিপ্লিন মানতে হয়। मरकजी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुल्क में कागज़ के बजाय प्लास्टिक यानी पॉलीमर के नोट मुतारफ करवाने के लिए संजीदा तैयारी कर रहा है। इस अजीम अलशान मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बैंक ने बैन अल-अक़वामी सतह पर ग्लोबल टेंडर भी तलब कर लिए हैं। इब्तिदाई तौर पर तजर्बाती और पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 रुपये और 20 रुपये के छोटे नोटों की शक्ल में प्लास्टिक करेंसी लाई जाएगी। रिवायती कागजी नोटों के मुकाबले में ये नए प्लास्टिक नोट 4 से 5 गुना ज़्यादा पायदार और पुख्ता होंगे, जिनसे नोटों के ख़राब होने का अंदेशा ख़त्म हो जाएगा। उन नोटों में जदीद तरीन सिक्योरिटी खुसूसियात का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से जाली नोटों के फैलाव पर मुकम्मल तौर पर रोकथाम मुमकिन हो सकेगी।
ये नए पॉलीमर नोट पानी और मिट्टी से खराब नहीं होंगे, जिसकी वजह से नोटों की उम्र में नुमायां इजाफा होगा और हुकूमत का बार बार नए नोट छापने का खर्च बचेगा। दुनिया के कई दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तकनीक के कामयाब इस्तेमाल के बाद अब हिंदुस्तान में भी इसको मुतारफ करवाया जा रहा है ताकि मालियाती निज़ाम को मजबूत बनाया जा सके। इस रकम और इनकलाबी अक़दाम से मुल्क के अवाम और ताजरों को नोटिस के फटने आगलने के मसले से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी।